इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एमआरएफए को लेकर के आई एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी सर ने हालांकि एमआरएफए को लेकर के अक्सर कुछ बड़े बयान दिए हैं और हमने भी कई मरतबा आपको इस अपडेट के बारे में अवगत भी करवाया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सुनिश्चित नहीं होती हैं और वो तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं जब तक कि उससे संबंधित कोई अधिकारी उनके बारे में बयान न दे दे। और इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पीटीआई से कुछ बात करी है और ये बात कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हुई है, जैसे कि एमआरएफए। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पीटीआई से बात करते हुए ये बताया कि भारतीय वायुसेना का जो मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे अहम क्राइटेरिया होगा। यानी जो भी विनर MMRCA-2 का होता है वो ये सुनिश्चित करेगा कि भारतीय वायुसेना के लिए जो भी जहाज़ लिए जा रहे हैं वो ट्रक ट्रांसफ़र के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएँ। हालांकि आपको हमने बताया कि पूरा का पूरा जो प्रोक्योरमेंट है वो 2 फेजेज़ में स्केड्यूल किया गया है, लेकिन इसके बारे में अभी जो एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है वो सामने नहीं आ पाई है। वीआर चौधरी सर ने ये बताया है कि हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एमआरएफए एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और हम ये समझते हैं कि हमारी अर्जेंट नीड्स को पूरा करने के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट करने से पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी प्लेटफॉर्म हम ले रहे हैं क्या वाकई वो इतने एडवांस हैं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्या भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल नीड्स हैं वो उनसे पूरी हो सकती हैं, इसको भी हमें देखना होता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं, वो इशू करी गई थी और जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने कहा था कि भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को तकरीबन $18 बिलियन की लागत में खरीदेगी। जिस समय ये RFI इशू करी गई थी उस समय ये माना जा रहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट होने वाला है भारत के द्वारा। और टॉप कंटेंडर्स उस समय सामने निकल के आए थे बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट, F-21 डसॉल्ट राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35 और साफ ग्रिपेन। लेकिन बाद में इसी कंपटीशन को ज्वाइन किया था अमेरिका के F-15 लीप और रशिया के Su-35 ने। और तब से लेकर के आज तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक इस प्रोसेस में RFP, जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहते हैं, वो इशू नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत ही अहम कदम माना जाता है किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पीटीआई से बात करते हुए ये बताया कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है खरीद का, वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के प्रोसीजर के आधार पर किया जाएगा, जहां पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को हमारी सारी रिक्वायरमेंट माननी पड़ेगी और जो भी उनका प्रस्ताव होगा वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर अगर उनकी सहमति बन जाती है तभी ये पूरा प्रोग्राम को वो जीत पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारा ध्यान सिर्फ इन एयरक्राफ्ट को खरीदना नहीं होगा, बल्कि अपनी जो स्वदेशी इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी इन्हांस करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि कई ऐसे वेंडर्स हैं जिनके द्वारा जो RFI का रिस्पॉन्स है वो इंडियन एयरफोर्स को रिसीव हुआ है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि आपको हमने जैसा पूर्व में कहा कि ये पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट मेक इन इंडिया रूट के अंतर्गत किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करनी होंगी। हम जो भी अपग्रेड चाहें, जो भी चेंजेस करवाने चाहें, उसमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी उनको हमारा हर क्षेत्र में सहयोग करना पड़ेगा। अगला सवाल उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया और इनफैक्ट हम लोग भी भारतीय वायुसेना से काफ़ी लंबे समय से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे अभी हालात चल रहे हैं, अगले 10 से 15 वर्षों में भी भारतीय वायुसेना अपनी 42 की जो स्क्वाड्रन क्षमता है उसको प्राप्त करने में शायद सक्षम ना हो पाए, तो इसका आपको लेकर के क्या कहना है। तो फिलहाल उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए आने वाले समय में ये प्रोक्योरमेंट इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि भारतीय वायुसेना एक साथ किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को बाहर नहीं करने वाली है। हम यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंतर्गत नए फाइटर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और पुराने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जाएगा अगर वो अपग्रेड की स्थिति में होंगे, और जो अपग्रेड की स्थिति में नहीं है उनको एक चरणबद्ध तरीके से हम बाहर करेंगे और वो तब बाहर होंगे जब नए प्लेटफॉर्म भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि आपको जानना होगा कि हमारे जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है वो लगातार पूरा किया जा रहा है, जो हमारे लिए एक राहत का विषय है और हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अलग अलग अप्रोचेस रखी हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और भारतीय वायुसेना की क्षमता में किसी प्रकार की कोई गिरावट भी आपको देखने को ना मिले।
साथ ही साथ हम अपने रिसोर्सेज और जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं ताकि हम अपनी सारी ज़रूरतों को भारत में ही पूरा कर सकें। उन्होंने बताया कि हालिया कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने भारतीय वायुसेना को कुछ बड़े सबक दिए हैं और भारतीय वायुसेना अब उन्हीं सबक को लेकर के आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में जो प्रोक्योरमेंट है 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का MRFA प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो हमारे लिए एक काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि जो 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं ये भी भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा करने वाले हैं। और भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन फिर से उन्होंने एक बात को दोहराया जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और वो ये थी कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे जो स्वदेशी प्रोजेक्ट हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ये मानते हैं कि बिना स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किए बिना भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं RFP की। तो RFP को लेकर के जहां तक हमने बात करी है और विश्वसनीय सोर्सेज से ये पता चला है कि भारतीय वायुसेना इवैल्यूएशन राउंड को पूरा कर चुकी है और इसी वर्ष के अंतर्गत या अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है यह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशू किया जा सकता है और 2023 के मध्य तक या अंत तक कोई बड़ा निर्णय भारतीय वायुसेना ले सकती है। हम इसका दावा तो नहीं करते, लेकिन इस समय सोशल मीडिया में कई ऐसे चर्चाएं चली हैं जहां पर इनके बारे में बातचीत हुई है और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज ने ये बताया भी है कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इस चीज़ को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और कुछ बड़े स्टेप भारतीय वायुसेना के द्वारा उठाए गए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में MRFA को ही लेकर के एक अपडेट BW बिजनेस वर्ल्ड की सामने आई थी, जहां पर 2 चरणों में प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया गया था। पहले चरण में 54 फाइटर एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे, जिनमें से 18 एयरक्राफ्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा बना के भेजे जाएंगे और जो शेष एयरक्राफ्ट हैं उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और दूसरे चरण में भी तकरीबन 60 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के जो मतभेद है वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने इसमें संदेह व्यक्त किया है तो कुछ ने इस स्ट्रेटजी का समर्थन भी किया है। लेकिन ये चीज़ भारतीय वायुसेना के ऊपर ही छोड़ना उचित होगा कि भारतीय वायुसेना कौन सी स्ट्रेटजी को अच्छा समझती है। भारतीय वायुसेना का ये कहना है BW बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कि जब तक 54 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता एडिशनल ऑर्डर नहीं प्लेस किए जाएंगे और इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि जो पार्ट 1 के प्रोक्योरमेंट में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होंगे वही पार्ट 2 में भी होंगे, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जिस समय ये रिपोर्ट सामने आई थी BW बिजनेस वर्ल्ड के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से बात करी थी तो उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी भारत के 2 पार्ट्स के प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं भारत पार्ट 1 का प्रोक्योरमेंट करके पार्ट 2 के लिए मना न कर दे। तो इस पर भी भारतीय वायुसेना ने उनको आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जो पार्ट 1 में रहेंगे वही पार्ट 2 में भी रहेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।